आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालावाड़ में ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जॉन लॉक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए उसके जीवन परिचय के बारे में देखिए। जॉन लॉक जन्म 1632 में, मृत्यु 1704 में। कहे तो अपन जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में प्यूटिन शहर में 1632 में हुआ। जब जन्म हुआ उस समय वहां पर सीमित राजतंत्र की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि इससे पहले जो होब्स ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसमें गृह युद्ध की स्थिति थी। लेकिन जब चार्ल्स द्वितीय वहां का शासक बना तो सीमित राजतंत्र था। सीमित राजतंत्र होने के नाते वहां पर शांति व्यवस्थाएं थी। लेकिन जब जॉन लॉक 10 साल के थे तो वहां पर करीबन 8 साल तक गृह युद्ध हुआ। कहा जाता है कि वहां की जो राज्य है और संसदीय जो राज्य पक्ष और संसदीय पक्ष के मध्य युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ। तो उसमें प्रजा पक्ष की विजय हुई। जब प्रजा पक्ष की विजय हुई तो उसमें एक ऐसे सीमित राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में बन गए और वहां पे शांति व्यवस्थाएं कायम हो गई। तो कहते हैं कि जो जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था उसी के नाते जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। सीमित राजतंत्र के माध्यम से जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। उदारता पूर्वक उनकी नीति थी। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में जॉन लॉक उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां पर एमए स्नातकोत्तर में ग्रेजुएट किया। पोस्ट ग्रेजुएट में उपाधि धारण की और उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक के पद पर कार्य करने लगे। शिक्षक के पद पर कार्य करने लगे तो उनका मन कुछ समय बाद उनका मन उब गया और शिक्षक पद का परित्याग कर दिया और उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपने पैर फैलाए, अपने कदम फैलाए। तो 2 साल तक उन्होंने डॉक्टरी की उपाधि चिकित्सक के पास कार्य किया और उन्होंने अनुभव लिया। 2 साल बाद में उनके लॉर्ड एस्ले नाम के एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई। बाद में वो लॉर्ड एस्ले बहुत अच्छे आदमी बने। उसको लॉर्ड ऑफ सेक्सवरी के नाम से भी जाना जाता, लॉर्ड ऑफ सेक्सवरी के नाम से भी जाना जाता था। और 15 साल तक जॉन लॉक उनके चिकित्सक के रूप में कार्य किया। लॉर्ड एस्ले के पास और उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी सचिव के रूप में कार्य किया और उनकी जो मृत्यु हुई 1704 में। तो उनका जीवन काल काफी अच्छा रहा। लेकिन उस समय गृह युद्ध की स्थिति थी, लेकिन शांति प्रिय उनका जीवन व्यतीत हुआ। इसलिए उनको उदारवाद का जो अध्ययन करता है वो भी कहा जाता है। तो जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा का केंद्र बिंदु के नाम से संबोधित भी कर सकते हैं। अब हम जॉन लॉक की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देखिए प्यारे बच्चों। तो जॉन लॉक की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रसिद्ध कृतियां, प्रसिद्ध ग्रंथ, उनमें सबसे पहली कृति है, सबसे पहला ग्रंथ है वो मानव स्वभाव के संबंध में है। इसका नाम मानव स्वभाव के संबंध में। दूसरी पुस्तक है शास्त्र पर 2 निबंध। कभी कभार पूछ लिया जाता है शास्त्र पर 2 निबंध किस विद्वान की कृति है।
तो शासन पर दो निबंध जॉन लॉक की है और काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद में तीसरी पुस्तक है सहिष्णुता पर एक पत्र, सहिष्णुता को सही रास्ते पर चलाने वाला। तो जॉन लॉक की ये 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो निश्चित तौर पर आप सबको उसके जीवन के परिचय के बारे में, जन्मकाल 1662 इंग्लैंड में, 1704 में उनकी मृत्यु, सीमित राजतंत्र, उदारवाद की आत्मा का केंद्र बिंदु। उसके बाद में उसकी जो रचनाएं है मानव स्वभाव के संबंध में, दूसरी शासन पर दो निबंध बहुत ही मोस्टली बुक्स है। उसके बाद में सहिष्णुता पर एक पत्र, ये भी उनकी नेक्स्ट पुस्तक है। उसके बाद में जॉन लॉक सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इससे पहले होब्स ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो प्यारे बच्चों देखिए, कभी कभार होब्स, लॉक और रूसो इन तीनों का सामाजिक समझौता सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन होगा, पूछ लिया जाता है या ये पूछ लिया जाता है। होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, 20 नंबर का आएगा। या फिर ये पूछ सकता है होब्स ने मानव स्वभाव के बारे में क्या चित्रण किया है, उसी प्रकार सेम उसका डिट्टो वही है जिस प्रकार से लोग उस लोग का है वही लोग का है। तो कहने का अभिप्राय है जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसमें सबसे पहले मानव स्वभाव, वो देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत में जॉन लॉक का मानव स्वभाव के बारे में क्या चित्रण किया वो देखिए। तो प्यारे बच्चों, जो जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत में पहला बिंदु है मानव स्वभाव। तो देखिए मानव स्वभाव, मानव स्वभाव, इससे पहले होब्स का जो मानव स्वभाव था झगड़ालू था, स्वार्थी था, पशु तुल्य था, उसी के विपरीत हम ये कह सकते हैं कि जॉन लॉक का जो मानव स्वभाव शांति प्रिय, दयालु और प्रेम पर रहने वाला है। तो वो लिखे लोक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव ऐसा है जो दयाभाव पर रहता है। लोक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम और सद्भाव के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। तो कहने का मतलब सहयोग, प्रेम और सद्भावना सामाजिक समझौते सिद्धांत में जॉन लॉक का मानव स्वभाव सहयोग, प्रेम, सेवाभावी, दयालु, एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाला। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जॉन लॉक ने मानव स्वभाव के लिए एक अच्छी बात बताई कि कभी भी मनुष्य झगड़ालू नहीं रहा, हमेशा एक दूसरे का सहयोगी रहा, दयालु रहा, एक दूसरे का साथ लेकर चलने वाला है। तो निश्चित तौर पर जॉन लॉक का जो सिद्धांत है वो सार्थक होता है, क्योंकि मनुष्य कभी भी जिस प्रकार से होब्स ने मानव स्वभाव को स्वार्थी बताया, वर्तमान में हम ये कह सकते हैं मानव स्वभाव स्वार्थी तो है लेकिन उतना भी नहीं है। जिस प्रकार से अगर स्वार्थ होता तो संसार ये क्रियान्वित होता है, हो रहा वो ऐसा नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पर जॉन लॉक ने मानव स्वभाव के बारे में दयालु, सहयोगी, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष की भावना से दूर रखा है। उसके बाद में प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव के बाद में जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था शांति प्रिय बताई है, शांति प्रिय बताई, जबकि वो युद्ध प्रिय बताई थी, हमेशा उसमें सहयोग की भावना नहीं रहती थी। और जॉन लॉक ने एक दूसरे के मनुष्य परस्पर सहयोगी है, इस प्रकार मनुष्य समान रूप से प्राकृतिक शांति
सद्भावना पर आधारित होने का सभी समान स्वतंत्र माने जाते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो प्राकृतिक अवस्था है शांति प्रिय है। हाउस के अनुसार शांति प्रिय है, सुखी है। प्राकृतिक अवस्था कैसी है? सुखी है। जबकि उसमें दुखी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाली है, क्योंकि सहयोग की भावना है। तो प्राकृतिक अवस्था में शांति है। अपन ये कह सकते हैं कि राम राज्य, राम राज्य। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था उसके बाद में हम देखिए प्यारे बच्चों, एक मिनट। तो प्यारे बच्चों, कुछ तकनीकी खाने की वजह से इसको रोकना पड़ा। तो देखिए मानव स्वभाव स्वयं प्रेम सेवाभावी का धैर्य था। उसके बाद में प्राकृतिक अवस्था शांति प्रिय सुखी, और उसको ये कह सकते हैं राम राज्य कायम करने वाली अवस्था रही है। समझौते का कारण सुखी थे, व्यवस्था नहीं थी, राम राज्य कायम था, लेकिन नियम अस्पष्ट थे। नियम क्या थे? अस्पष्ट। इन नियमों को एक करने के लिए एक ऐसी नियमावली बनाना चाहते थे कि उन नियमों के आधार पर प्रशासन को क्रियान्वित कर सके और राज्य में शांति व्यवस्था कायम कर सके, और जो शांति व्यवस्था थी उसको यथावत जारी रख सके। तो उसके बाद में जो समझौता प्राप्त है व्यवस्था को एक करने के लिए समझौता बना, जिसको अपन स्वर्णिम के नाम से भी जानते हैं। हॉब्स ने समझौता स्वर्णिम के नाम से भी जाना गया। उसके बाद समझौता का स्वरूप एक सामाजिक समझौता हुआ। फिर प्राकृतिक अवस्था में दो नियम बने। उस समझौते में व्यक्तियों के बीच व्यक्ति मिलकर राजा को अधिकार सौंप देते हैं। दूसरा समझौता राजा और जनता के बीच हुआ। अगर जनता आत्मरक्षा के अलावा कुछ और अन्य कार्य करता है, राजा अगर जनता के लिए गलत कार्य करता है तो राजा गलत कार्य करता है, जनता उसकी अवहेलना करेगी और उसके विरुद्ध में खड़ा विद्रोह कर देगी और राजा को पदस्थ कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि जो जॉन लॉक की जो विचारधारा बहुत ही अच्छी रही है, उसका जो सिद्धांत बहुत ही अच्छा रहा है। तो दो समझौते हुए, एक तो राजनीतिक समझौता और एक सामाजिक समझौता जनता और जनता के बीच, दूसरा जनता और राजा के बीच, ये दो समझौते हुए। उसके बाद में जो अलौकिक सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषता है, देखिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जॉन लॉक ने अपने सिद्धांत, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसमें जो विशेषता बताई गई, वो विशेषता है। देखिए जॉन लॉक ने पहली विशेषता बताई व्यक्तियों की जन सहमति पर आधारित। जॉन लॉक ने जो समझौता दिया, सामाजिक समझौता सिद्धांत, वो व्यक्तियों की सामाजिक सहमति पर आधारित है, सबकी सहमति है। क्योंकि जॉन लॉक ने जो समझौता दिया वो लोक कल्याणकारी है। जो जॉन लॉक ने जो समझौता बनाया, और वो समझौता किसके आधार पर बनाया? जनता के आधार पर, जनता की सहमति। लेकिन सहमति कब मिली? क्योंकि वो लोकल सामाजिक समझौता सिद्धांत लोक कल्याणकारी है। लोक कल्याणकारी है। देखिए लोक कल्याणकारी, इसलिए इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है, सब की सहमति है। ये इसकी एक अहम विशेषता है। फिर उसके बाद में अखंड समझौता, जब अखंड का अभिप्राय जिसके टुकड़े नहीं किए जाए, उसको हमेशा के लिए मान लिया जाए। भावी पीढ़ी को कुछ देने के लिए जॉन लॉक ने ऐसा नियम बनाए, ऐसे कानून बनाए, ऐसा सिद्धांत बनाए जो अखंड है
बिखरेगा नहीं, बिखराव नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर जो लोग ने अखंड समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसके बाद में सीमित समझौता, जो लोग ने जो सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो प्राकृतिक अवस्था बताई गई थी, उसमें यह बताया गया कि नियम स्पष्ट है, नियम बिखरे हुए उन नियमों को एक करने के लिए उन्होंने समझौता का प्रतिपादन किया। और उस समझौते में यह कहा कि व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को राजा बना दिया जाएगा और वो राजा जनता के हित के लिए कार्य करेगा, लेकिन वान महोदय ने यह कहा कि ये दो समझौते थे, एक राजनीतिक समझौता और एक सामाजिक समझौता। तो निश्चित तौर पर यह सीमित समझौता तो है, लेकिन इसमें प्राकृतिक अधिकार पर तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन जो मनुष्य के जो अधिकार दिए गए हैं, आत्मरक्षा का अधिकार है, उसको स्वतंत्र रखा गया है। तो निश्चित तौर पर अपन भूल गए थे जो प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें व्यक्ति को 3 अधिकार दिए गए थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन पूछा जाता है जो लोग ने कौन से प्राकृतिक अधिकार दिए, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। तो निश्चित तौर पर प्राकृतिक अधिकारों पर तो अपन नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन आत्मरक्षा पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर दो समझौते हुए, एक राजनीतिक और एक सामाजिक। जब राजा अगर मनमानी करेगा तो राजा के खिलाफ बगावत हो जाएगी और जनता उसको बेदखल कर देगी। तो की विशेषता ये रही है कि प्राकृतिक कानूनों को बना रहना, प्राकृतिक कानून यथावत बने रहेंगे। मनुष्य आते हैं और जाते हैं, लेकिन नियम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यथावत रहेंगे, क्योंकि हर पीढ़ी ये चाहती है कि मैं मेरे अगली जो पीढ़ी है उसको कुछ अच्छा देके जाऊं। तो इसी प्रकार जो लोग ने भी प्राकृतिक नियमों को यथावत रहने के लिए रखा है। उसके बाद में अगली विशेषता रही एक या दो समझौते। एक सामाजिक समझौता था जिसमें अधिकार दिए गए, लेकिन मोहन महोदय ने यह कहा 2 समझौते, एक राजनीतिक और सामाजिक में यह था कि राजा जनता के हित के लिए राजा कार्य करेगा। अगर राजा जनता के हित के लिए कार्य करेगा तो जनता उसके खिलाफ बगावत कर देगी और जनता उसको अपदस्थ कर देगी। राजनीतिक में यह था कि संपूर्ण व्यक्ति मिलकर संपूर्ण शक्तियां राजा को सौंप देते हैं और वो राजा प्रजा की रक्षा करेगा। उसके बाद में अगली विशेषता पीढ़ियों की मौत स्वीकृति शांति के लिए, क्योंकि ये जो लोग ने जो सिद्धांत दिया था बहुत ही अच्छा सिद्धांत था और इसको यथावत रखने के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इसको आगे क्रमबद्ध रखा गया और सभी युवा पीढ़ी और इसकी जो आने वाली पीढ़ियां इसको शांति से इसको स्वीकृति देती थी। उसके बाद में समझौते का ऐतिहासिक पुरानी जो घटनाएं घटित हुई है, जैसे रोम में, वेनिस में और स्पार्टा में जो सैनिक शासन था, तो उनको मद्देनजर रखते हुए एक ऐतिहासिक पहल की कि जो लोग ने एक ऐसा सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो जनता के लिए हितकारी हो। कहने का अभिप्राय जो लोग ने कि जो सिद्धांत की जो विशेषता रही है वो यही है: व्यक्तियों की सहमति पर आधारित अखंड समझौता, सीमित राजनीतिक प्राकृतिक कानूनों को बना रहना। एक या 2 समझौते जो राजनीतिक और सामाजिक समझौता हुआ, फिर भाई पीढ़ियों को देना। हम संसार से कुछ लेते हैं तो हम अपनी पीढ़ी को कुछ अच्छा देकर जाए, ये भी उनकी सोच थी। फिर उसके बाद में समझौता एक ऐतिहासिक तथ्य जो स्पार्टा में, वेनिस में और रोम में जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी उसको यथावत भारतीय संस्कृति के समकक्ष रखना, ये सभी जो लोग की विशेषता रही है। इसके बाद में हर की अच्छाई होती है, लेकिन अच्छाई के साथ साथ कुछ कमियां भी होती हैं। वो कमियां देके जो लोग के जो सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना है वो निम्न प्रकार से। तो पहले बच्चों विशेषता होने के बाद में हम आलोचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो लोग ने आलोचना जो विशेष सिद्धांत दिया उसकी आलोचना का कारण यह है कि व्यक्ति व समाज दोनों के निरपेक्ष स्वरूप में सामंजस्य। कहने का मतलब व्यक्ति और समाज दोनों के निरपेक्ष और
निरपेक्ष स्वरूप में सामंजस्य नहीं है। एक और तो राज्य कहता है, जॉन लॉक कहता है कि समाज को अधिकार दिए जाए, और दूसरी ओर कहता है कि व्यक्ति और समाज के मध्य इस प्रकार का सामंजस्य हो कि राजा जो भी है वो समाज के हित के लिए कार्य करे, जबकि यहाँ पर राज्य और सरकार का मेन मकसद यही होता है कि वो जनता के लिए भलाई का कार्य करे। तो निश्चित तौर पर उनका कोई सामंजस्य नहीं है। अगर सामंजस्य होगा तभी ये सिद्धांत व्यापक हो पाएगा, इसलिए आलोचना कारण बना है। दूसरी आलोचना दे रही है कि मानव स्वभाव एकांकी, चाहे वो पशु जगत हो, चाहे वो मनुष्य जगत हो, चाहे वो राम राज्य हो, कभी भी मनुष्य इतना दयालु, सेवाभावी, प्रेम का हितैषी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनमें हम कुछ न कुछ स्वार्थ की भावना तो होती ही होती है। तो इसलिए भी ये सिद्धांत एकांकी है, इसलिए ये आलोचना कारण बना है। तीसरी आलोचना यह है कि नागरिक समुदाय की स्थापना कोई औचित्य नहीं है। एक और तो नागरिक समुदाय के बारे में बता रहे हैं जो लोग, दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों, जब नागरिक अधिकार है, जब नागरिक प्राकृतिक अधिकार है तो नागरिक समुदाय को क्या औचित्य है, जहाँ पे एक और राज्य है तो एक और सरकार है। जब अलग समुदाय बनाए तो वो उसमें मात्र समय बर्बाद होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी आलोचना कारण ये बना है प्राकृतिक कानून की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। जो भी प्राकृतिक कानून दिया है जॉन लॉक ने, वो स्पष्ट है, वह आम आदमी की समस्या पर है। हर आदमी उन अधिकारों को समझ नहीं सकता है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। उसके बाद में अगला जो आलोचना है, सहमति का सिद्धांत दोषपूर्ण है। उन्होंने ये कहा, जॉन लॉक ने, भाई युवा पीढ़ी एक सहमति देती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रियान्वित होता है, तो निश्चित नहीं है कि सभी लोग उसको सहमति दे, उसको स्वीकार करें। हो सकता है कि आने वाले वक्त और समय के साथ उसमें परिवर्तन हो जाए और पहले वाला जो सिद्धांत है उसका परित्याग कर दिया जाए और नए सिद्धांत को लागू कर दिया जाए। ये भी एक आलोचना का कारण बना है। अंतिम इसकी आलोचना ये रही है कि ऐतिहासिक संबंध नहीं है। इतिहास स्पार्टा में सैनिक शासन था, उसके मद्देनजर रोम और वेनिस की जो संस्कृति थी उनको मद्देनजर रखते हुए जो लोग ने एक सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन ये ऐतिहासिक समझौते और जो इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसके समकक्ष उसको मानना एक अनुचित है, जो आलोचना का कारण बना है। आगे हम देख रहे हैं कि सब आलोचना के बाद हम देखेंगे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका महत्व, निश्चित तौर पर सामाजिक समझौता सिद्धांत का अपना महत्व है। ये उदारवादी सिद्धांत का श्री गणेश कर दिया है। जॉन लॉक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जॉन लॉक ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया उसकी परिप्रेक्ष्य में उसको उदारवादी जो सिद्धांत है, उदारवादी सामाजिक समझौता सिद्धांत का श्री गणेश करके इसमें जनता और सरकार के मध्य इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर दिया है कि राज्य के में एक लोक कल्याणकारी नीति अपनाई जाए और उन लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से राज्य को आगे की ओर क्रियान्वित किया जाए। आगे अपना सिद्धांत है वो देखिए। प्यारे बच्चों, जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के बाद में जॉन लॉक को लोकतंत्र का समर्थक भी कहा जाता है। उसके लिए उन्होंने निम्न बिंदु बताए, वो देखिए। जॉन लॉक ने संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया है और निश्चित तौर पर जॉन लॉक को संसदीय लोकतंत्र का लोकतंत्र का समर्थन किया, संसदीय व्यवस्था का समर्थन किया, तो हम ये कह सकते हैं संसदीय लोकतंत्र का जनक भी हम लोग को संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निम्न विचार दिए, वो
स्वतंत्रता तथा संपत्ति राज्य से प्रधान है। स्वतंत्रता तथा संपत्ति राज्य से प्रधान है। स्वतंत्रता और संपत्ति राज्य से प्रधान है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना है, राज्य से पहले माना है। उसके बाद में प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया है। जो लोग ने ऐसी सरकार का विचार रहा है उसके मन में कि जनता में से कुछ व्यक्ति चुने और वो प्रतिनिधि बने और वो प्रतिनिधि जनता पर कार्य करे और वो कार्य ऐसा हो जो लोक कल्याणकारी और जनता के लिए भलाई का कार्य करे। तो जो लोग के बारे में उसके बाद में लोकतंत्र राजतंत्र के प्रति आस्था है। जो लोग का लोकतांत्रिक राजतंत्र में आस्था रखता है, इसके साथ ही उन्होंने व्यक्तिवाद उदारवाद की आत्मा या व्यक्तिवाद उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। उसके बिंदु में निम्न प्रकार से वो देखे, जो लोग ने व्यक्तिवाद उदारवाद का श्री गणेश किया उसके जो बिंदु है वो देखे, जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति की सुरक्षा। जो लोग ने जो प्राकृतिक अधिकार दिए थे, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का, ये तीनों की प्रजा के द्वारा जो राजा है उसके द्वारा रक्षा होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो लोग ने व्यक्तिगत उदारवाद का प्रतिपादन किया उसके बाद में नागरिक समाज अधिकारों की उत्पत्ति नहीं करता बल्कि सुनिश्चित करता है। नागरिक समाज जो मूलभूत अधिकार दिए गए उनकी उत्पत्ति नहीं करता बल्कि नागरिक समुदाय उनको सुरक्षित रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्तिवादी उदारवादी विचारधारा है उसमें जो लोग का बहुत ही महत्व है। इसके साथ साथ ही उन्होंने जो लोग ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसके बाद में व्यक्तिवादी उदारवादी विचारधारा और फिर इन तीनों का चाहे जॉन हॉब्स हो, थॉमस हॉब्स हो, चाहे जॉन लॉक हो और रूसो हो, इन तीनों की आलोचनात्मक की व्याख्या की गई है। जैसे प्राकृतिक अधिकारों में हॉब्स ने झगड़ा भी बताया है मानव स्वभाव को, उसी प्रकार जॉन लॉक ने सेवाभाव बताया है, उसी प्रकार रूसो ने दोनों ही गुण बताए। एक और तो ये मनुष्य झगड़ालू है लेकिन नियमों की जिस प्रकार से उसमें बुद्धि आती है नियमों को स्पष्ट कर लेता है और जैसे नियमों को स्पष्ट करने के बाद में उसमें कुछ ऐसी गुण आ जाते हैं, बुद्धि आ जाती है और नियमों को सारणीबद्ध कर लेते हैं। उसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था जॉन लॉक ने थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था बताई है, उसी प्रकार जॉन लॉक ने शांतिप्रिय अवस्था बताई है और रूसो ने आदर्श वर्ग की स्थिति बताई है। एक और तो मनुष्य झगड़ा करता है लेकिन बाद में वो एक अच्छा आदमी भी बन जाता है। उसी प्रकार सामाजिक समझौते सिद्धांत में उसकी जो समझौते के कारण है, समझौते के कारण में हॉब्स ने एक समझौता होता है तो समझौते क्योंकि झगड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर व्यक्ति और नियम बनाकर व्यक्ति एक समूह बना लेते हैं और वो समूह राजा को उत्तराधिकार के रूप में मात्र आत्मरक्षा के अलावा और सभी अधिकार सौंप देते हैं। उसके बाद में जॉन लॉक ने जिस प्रकार से एक राजनीतिक और सामाजिक समझौता दिया उसमें व्यक्ति एक समूह को सौंप देते हैं, फिर राजा और समाज के मध्य समझौता हो जाता है। अगर राजा जनता के लिए से कार्य नहीं करेगा तो राजा को अपदस्थ कर देंगे। उसी प्रकार रूसो ने एक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें एक राजनीतिक समझौता था। तो ये जो लोग रूसो और लॉक और हॉब्स इन तीनों का सैद्धांतिक सिद्धांतों का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत उसका प्रतिपादन किया, लेकिन वर्तमान युग में सामाजिक समझौता सिद्धांत की महत्ता काफी है। महत्ता को देखते हुए
वर्तमान में जो लोग का जो उदारवादी सिद्धांत है वो भी काफी सार्थक है। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। जय हिंद।